अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा मसला क्या है और इस हफ़्ते का जो सबसे बड़ा मसला है वो बलूचिस्तान के हवाले से है। पूरी दुनिया की मीडिया पर और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ पर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये जो डिस्कशन है क्या वाकई कोई नतीजा ख़ेज़ डिस्कशन है या महज़ गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है। आज हम प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब के साथ बैठे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है ये कब से शुरू हुआ और उसका हल क्या है। ये तो बहुत लंबी बहस है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे मुल्क की जो सियासी क़यादत है, मजहबी क़यादत है, समाजी क़यादत है और अस्करी क़यादत है, उन सब को मिलजुल कर इन हालात में क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि APS का वाक़या पेश आया, बहुत बड़ा वाक़या था। हमने देखा कि इस्लामाबाद में धरने चल रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन तमाम सियासी, मजहबी और अस्करी क़यादत पेशावर में इकट्ठी हुई। कौम को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि हाँ भाई बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो इकट्ठी हुई है। आज क्यों नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। इसी तरह हम देखते हैं कि कराची ऑपरेशन हुआ था और फिर खातिर ख्वाह वहाँ नताइज आए, इस हद तक तो आए कि वो जो पहले वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस का इशू था वो हल हुआ। तो बलूचिस्तान वैसे भी हमारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो या जो कौमी धारा है, उससे वो इग्नोर हमें दिखाई देता है। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है पुरतशद्दुद और दहशतगर्दी का, तो बलूचिस्तान लाइमलाइट पे आता है। पार्लियामेंट में भी डिबेट होती है, मीडिया में भी होती, और जब वहाँ ये सब कुछ नहीं होता तो हम भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं। तो ज़रूरत ये है, जिस तरह आपने कहा कि सदर का एक ओहदा होता है कि वो फेडरेशन की अलामत है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी सदूर रहे हैं वो अपने टेन्योर में कोई एक रात या 2 रातें भी वहाँ बलूचिस्तान के शहर में, कोयटा में या किसी जगह नहीं रहे, तो उसको जो वो तवज्जो देनी चाहिए तो वो नहीं मिलती। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था। हज़ारा कम्युनिटी की 100 लाशें पड़ी हुई थीं और वो मिन्नतें तरले कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आ जाएं, हमारे ज़ख्मों पे थोड़ा सा मरहम रखते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब यहाँ से गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो आपने बात कही कि कभी भी बलूचिस्तान का जब दौरा किया जाता है तो ज़्यादा वक्त वहाँ पर नहीं गुजारा जाता, और अमूमन जब हमारे क़ायदीन यहाँ से जाते हैं तो वो बड़ी अजीब व गरीब सी कशमकश का शिकार रहते हैं। मुशर्रफ साहब यहाँ से गए थे और कहा था कि हम वहाँ से हिट करेंगे कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो बलूचिस्तान के साथ ये रवैया है क्यों? और मुझे ये बताएं कि APS के वाक़े पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, खैबर पख्तूनख्वा के वाक़े पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, कराची के वाक़यात पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है। बलूचिस्तान को इतना लावारिस, इतना यतीम क्यों समझा गया है कि आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान के मसले पर कभी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ये अब दुरुस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख़ हम देखें तो जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है वो आज़ादी से पहले बरतानिया ने भी कही, जब यहाँ ब्रिटिश इंडिया था। फिर उसके बाद सदर अयूब के ज़माने में, जनरल अयूब के ज़माने में, उस वक्त जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन पे एक अगरतला केस बना साजिश का, गद्दारी का, उसमें उनका ट्रायल हो रहा था। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उन्हें वहाँ से रिहा किया गया और वो उसमें शरीक हुए और तमाम सियासी जमातें थी, उसकी फुटेज भी मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि जो PNA मूवमेंट है, और फिर उसके बाद जब जेनेवा एकॉर्ड हुआ, जनरल ज़ियाउल हक सदर हैं और मोहम्मद ख़ान जुनेजो वज़ीर-ए-आज़म हैं। सही। तो जुनेजो जैसे जिन्हें बहुत बज़ाहिर कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म समझा जाता था, सही। उन्होंने 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्ज़ाइल से वापस आ चुकी थी और इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया। उनके गो इख्तिलाफ़ात भी हुए, लेकिन ये पहला मौका है। मैं समझता हूँ कि जो मुझे आपका सवाल था वो बड़ा अहम था कि महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ, इसमें महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल तो बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं और वहाँ से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन मुझे खातिर खा और बल्कि मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मियाँ नवाज़ शरीफ, चाहे हम उनसे इत्तफ़ाक़ करें या इख्तिलाफ़ करें, इस वक्त वो सबसे सीजनड और 1970 के बाद इमर्ज होने वाले वो एक सियासतदान हैं कि जो तवील उम्र सियासत का तजर्बा रखते हैं, राजनीति का तजर्बा रखते हैं, गवर्नेंस का तजर्बा रखते हैं, लेकिन वो खामोश हैं। और उनको मैं समझता हूँ कि वो हमारी रीजनल फॉरेन पॉलिसी हो, बलूचिस्तान का इशू हो, वो पानी का जो इशू चल रहा है, वो SIFC का जो इशू है,
वो सियासत में आए लंदन से और उनका दावा था कि मुझे एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनाए। उसके बाद वो खामोश दिखाई दे रहे हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। इस लिहाज से इस वक्त आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे पार्लिमानी फोरम्स का हिस्सा हैं और इनकी मौजूदगी में अगर ये बलूचिस्तान पे, मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो एक स्पीच देते। देखें, वो एक तवील अदालती फ़ैसलों का शिकार हो के असम्बली की रुकनीत से महरूम हुए और अब असम्बली में पहुँच के भी वो महरूम है असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने से। ये महरूमी जो है उसकी मुझे वजह नहीं समझ आती और वो 6-3 महीने वो खामोश रहते हैं। मलिक साहब, उसकी वजह क्यों नहीं समझ आती है आपको? सीधी सी वजह है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए आए थे, उन्हें नहीं बनाया गया, तो दुखी हैं, मायूस हैं, उदास हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, मस्कीन हैं। तो आपको क्यों समझ नहीं आ रही? उनके चेहरे से वो बार बार कहते हैं कि मैं, किसी ने नारा लगाया ना उनकी तकरीर में, कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने यूँ दोनों हाथ जोड़े। भाई साहब, मैंने कदम बढ़ाए थे, पीछे देखा कोई भी नहीं था। नहीं, किधर तो पीछे देखा? उन्होंने सऊदी अरब जाते वक्त एयरपोर्ट पे पीछा देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उस वक्त उन्होंने ये वैसे ही एक लीडर छोड़ देते हैं। अच्छा, जब आप स्टैम्प पेपर पे दोनों अंगूठे, हाथों के अंगूठे लगा के जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखने वाली बात ही फजूल। मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में आप इसी तरह मायूस और दुखी हों, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बलूचिस्तान में 1948 से लेकर अभी तक 5 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और जो आखिरी ऑपरेशन है वो 2004 में शुरू हुआ है और स्टिल अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहूँगा अपने ऑडियंस को ये बताऊँ कि पहला ऑपरेशन 1948 में किया गया सरदार अब्दुल करीम ख़ान की क़यादत में आज़ादी की तहरीक पर काबू पाने के लिए। दूसरा ऑपरेशन 1958 में शुरू हुआ, 1959 तक, यानी 2 साल ये ऑपरेशन जारी रहा खान ऑफ कल्लात के ख़िलाफ़, जब उन्हें बरतरफ़ किया गया। नवाब नौरोज़ ख़ान की ज़ेर क़यादत बगावत का सामना किया गया। तीसरा ऑपरेशन 1962 से शुरू हुआ, 1963 तक जारी रहा। मरी कबीले की बगावत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जिसकी क़यादत नवाब खैर बख्श मरी ने की। चौथा ऑपरेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ और ये 1973 में शुरू हुआ और 1970 तक जारी रहा, जब बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को बरतरफ़ किया गया। नवाब अकबर भुट्टी, खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मैगल ने इस ऑपरेशन की मज़ामत की। और 5वां ऑपरेशन 2004 में शुरू हुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, नवाब अकबर भुट्टी के कत्ल के बाद। ये कत्ल से पहले शुरू हुआ था और मुख्तलिफ इसकी जो अब ये जारी रहता है और मुख्तलिफ औकात में चलता रहता है। कभी इंटेलिजेंस बेस होता है और कभी आप फौरी तौर पर ऑपरेशन कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत से जो ऑपरेशन हैं इलादगी पसंदों के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। लेकिन मलिक साहब, एक बात जो दयानतदारी के साथ करनी चाहिए, किसका दौर था वो जब आपने क्या कहते हैं, जो बलोच रहनुमा थे उन्हें कहा पहाड़ों से नीचे आओ, कुरान पर हल्फ आपने दिया और आपने कहा कि हम तुमसे इंतकाम नहीं लेंगे, जो ही नीचे उतरे आपने उनको उड़ा दिया, फांसियाँ दे दी? नहीं, ये सारे जो ऑपरेशन हुए हैं इनके बाद हमने सीखा नहीं और मुसलसल आपने देखा है कि 1948 से लेके 2025 तक हम बात करने के लिए बलूचिस्तान के लोगों से तैयार नहीं। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, जब आप ये सारी क्रोनोलॉजी बता रहे थे, वो पाकिस्तान की मिस्टेक ये है कि आप सी पैक जो है और चाइना के साथ मिलके बहुत अहम नौइयत के मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें गवादर पोर्ट डेवलपमेंट है, गवादर एयरपोर्ट है, रोड और रेल नेटवर्क है और चीज़ें। उससे पहले हमें बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ख़त्म करना चाहिए था। और मेरा एहसास महरूमी में तो बलोच एक अरसे से हैं। मैं 2012 से लेकर आज तक ग़ालिबन 1 आध साल ऐसा आया होगा कि मैं बलूचिस्तान नहीं जा सका, वरना मैं हर साल गवादर भी जाता हूँ, कोयटा भी जाता हूँ, तुम, मंद, पंजगूर, इन सब एरियाज़ में जाता हूँ। वहाँ पर मेरे दोस्त हैं, उन्हें एहसास महरूमी का मलिक साहब कोई गिला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम सारी ज़िंदगी ग्वादर के किनारे पर बैठकर मछलियाँ पकड़ते थे, अपनी रोटी खाते थे, हमें पता था समुद्र मेरा है, ज़मीन मेरी है। मसला उनका ये है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी आपने उनसे कहा कि हम आपके लिए ये करेंगे, उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ मत दो, हमसे जो कुछ है ये मत छीनो, दो कुछ नहीं हमें। नहीं, तो ये सेंस देखें, अक्सर लोग समझते हैं यहाँ जो बलूचिस्तान नहीं गए, आप मुसलसल जाते रहते हैं, गुज़श्ता दिनों भी गए, अगर आप मेरे गांव को डेवलप करें और लोग वहाँ खड़े हो जाएं डंडे लेके, तो समझेंगे कि ये तो कोई फातिर लकल लोग हैं कि जो इनको डेवलप करने आ रहे हैं। तो उनके अंदर इस सेंस का होना, उसके 2-3 रीज़न। एक तो वो समझते हैं कि हमें कल्चरली डोमिनेट किया जा रहा है, दूसरा वो समझते हैं कि मार्जिनलाइजेशन है, हमारे वसाइल पे कब्जा है। अब ये परसेप्शन जो है इसको दूर करना है, इस पर बैठ के बात करें ना जी। और तीसरा ये है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे,
उनको हमने इररेलेवेंट कर दिया है इंतखाबात में धांधली के बाद। वो डॉक्टर मालिक हों, वो अख्तर मैंगल हों, वो बलोच कौम परस्त हों कि जो आईन पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं और फेडरेशन की पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, उनकी सियासी जमातें हैं, जब इंतखाबात होते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी की क़यादत उन पर ताकतवर मुक़्तदर हल्का ठोसते हैं और उनका जो राइट है ऑफ वोट उसको हम पामाल करते हैं। और दूसरा जो ट्रेड है, ट्रेड पर भी जो कंट्रोल है आम आदमी की शमूलियत नहीं बनाते। अब अगर आप कोयटा को देखें, कोयटा कैंट में आप जाते हैं और कोयटा कैंट के बाहर आपको एक ऐसी जगह नज़र आती है कि जहाँ ना आप की ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रेन है, वो बस है और वो ईरान जा रही है या कोयटा से बाहर जा रही है, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। तो ये जो सारा बलूचिस्तान में जो एक बड़ी मिडिल क्लास है उसका जो कारोबार है और उसकी जो इकॉनमी है और उसका जो सर्विस सेक्टर है वो कोयटा से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कोयटा के रास्ते और कोयटा शहर को भी इतना नहीं कर सके कि वो कोयटा बलूचिस्तान की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए अमन और मईशत एक वायबल दे दें, तो ये तो रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है। आप ये नहीं समझते कि ये जी रियासत की नाकामी? और मैं कहता हूँ कि आपने कहा बस वहाँ नहीं जाती, हमारी तो यहाँ पर बस है। और बुनियादी बात मलिक साहब ये है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ बात करें, उनका जो टूटा हुआ एतमाद है और उनसे जो ट्रस्ट आपने छीन लिया है उससे दोबारा से बहाल करें। और उनके साथ बातचीत जब आप करेंगे, उनसे मुकालमा करेंगे, उनसे डायलॉग करेंगे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। और ये जो वो लोग हैं जो अलहदगी की बात करते हैं और इंतहा पसंदाना किस्म के इक़दाम करते हैं, तो इसका भी आपको हल निकालना पड़ेगा। दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं है जिसके बाद आप टेबल पर ना बैठे हों, आपको बहरहाल टेबल पर बैठना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। और बलूचिस्तान में जो लोग इस वक्त ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया, इसमें शिद्दत पसंदी कर रहे थे, तो बुनियादी तौर पर उन्होंने बलोचों का तासर ख़राब किया है। बलोचों के बारे में कहा जाता है कि मेहमान नवाज़ हैं, वो बेगुनाहों पर हाथ नहीं उठाते, ख़वातीन और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। तो जब उन्होंने ये सारा काम किया तो असल में बलोचों ने उन बलोचों के साथ दुश्मनी की। और ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह अलकायदा, दाइश, तालिबान, लश्कर जंगवी, हिज़्बुल्लाह, ये जितनी भी तंजीमें हैं, ये जब भी कोई कार्रवाई करती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम को और मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को पहुँचता है। तो इस तरह जो दहशतगर्दी की जाती है कौमियत के नाम पर और लिसानियत के नाम पर, उसका भी सबसे ज़्यादा निशाना जो है उन कौमों को और उन लोगों को पहुँचता है। तो हम दहशतगर्दी की किसी भी सूरत में हमायत नहीं कर सकते, हम उसके शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो जो बलोच हैं जिनसे उनके हक़ छीना गया है, जिनसे उनका एतमाद छीना गया है, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें और सियासी क़यादत गफलत का मुज़ाहरा ना करे। फ़ौरी तौर पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे। और ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के किसी होटल में नहीं होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं होनी चाहिए। ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जाके गवादर में करें, ये खुशदार में करें, ये पंजगूर में जाकर करें, ये कल्लात में जाके करें, ये किसी और कोयटा में जाकर करें, ताकि वहाँ की जो क़यादत है वो वहाँ पर आए, उन लोगों की बातचीत सुने। बलोच बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और जब उनके घर में मेहमान जाता है तो उसकी कदर करते हैं। और मुझे याद है 2006 में नवाब अकबर बुगटी साहब बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे। जो पार्लियामेंट्री कमीशन यहाँ से गया था, एक टीम गई थी यहाँ से, तो बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें कहा गया कि बुगटी साहब आपके घर में मेहमान आए हैं, तो बुगटी साहब बिल्कुल अकेले कमरे में बैठे हुए थे, उन्होंने लाठी निकाली उठ कर के और उन्होंने कहा कि बतौर मेहमान आप आएँ तो इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ, तो आप मेहमान बन के जाएँ और वहाँ पर जाकर वो बात करें कि जो बलोच एक अरसे से आपसे सुनना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मलिक साहब इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।